भाइयों नमस्कार। आज सुबह 8 बजे आप सब फिर से प्रेजेंट हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं क्योंकि आज हम डे 6 में आ चुके हैं और एक नया फ्रेश चैप्टर चालू करने वाले हैं जो कि है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। अब पहली सलाह, मैं कभी ये नहीं बोलता कि इस चैप्टर के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखो या ये करो या वो करो, क्योंकि मेरा हर वीडियो अपने आप में फ्रेश होता है। इस चैप्टर का भी, गुडविल का भी अपना अलग इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन अगेन अगर आप प्लेज फॉलो कर रहे हो, जब आपने साल भर में भी किसी वजह से पढ़ाई नहीं की थी या मे भी अभी आप रिवीजन परफेक्ट करना चाहते हो, तो मुझे कहना पड़ेगा कि अकाउंटेंसी में आज के पहले दिन पे जंप ना करें, मतलब पहला दिन समझ के जंप ना करें। आज भी शांति सुकून से, अगर आप 6th डे का वीडियो ऑल ऑफ अ सडन देख रहे हैं तो प्लीज एक काम करिए, फर्स्ट डे से चालू करिए देखना, क्योंकि उसमें मैंने गुडविल का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड। सो ठीक है, एक रिक्वेस्ट और थी तुम सबसे, क्योंकि तुम सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो, मैं तुम लोगों से बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि फैला दो यार वर्ड। 20 डेज प्लेज चल रहा है और सबको पता होना चाहिए कि 20 डेज प्लेज चल रहा है। इंस्टाग्राम स्टोरीज, स्नैपचैट स्टोरीज टैग करना चालू करो, चाहे तो मेरे पर्सनल अकाउंट को, चाहे तो कॉमर्स बाबा को, लेकिन स्टोरीज डलनी चाहिए इंस्टाग्राम पे कि हम कॉमर्स बाबा से पढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो, डालो, आग की तरह फैला दो, कोने कोने तक पता चल जाना चाहिए कि तुम लोग 20 डेज प्लस से पढ़ रहे हो, ताकि हर वो बच्चा जिस तक शायद ये न्यूज़ नहीं पहुंच पा रही हो कि इस तरीके की कोई रिवीजन सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, उस तक ये बात पहुंच जाए। जैसे पिछले साल धमाल किया था, इस साल भी करना है। चलो शुरू करें। सबसे पहले यार इंट्रोडक्शन जरूरी है, तो गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन के हिसाब से जो हम करेंगे, हमें इंट्रोडक्शन भी तो पता होना चाहिए कि गुडविल कौन सी। और याद रखना, अगर बेसिक गुडविल यानी गुडविल जो लोग आप समझते हो, गुडविल मतलब होता है इमेज किसी कंपनी की, किसी पार्टनरशिप फर्म की, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अगर उस इमेज के पैसे मिलने लगे होते ना, तो आज के टाइम पे कॉमर्स बाबा सबसे अमीर होता, क्योंकि तुम लोगों के नजरिए में हम लोग तो भाई थोड़े तो अच्छे हैं। चलो शुरू करते हैं #booty1 से, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। सो अगर गुडविल को देखा जाए तो वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। एक होता है वो गुडविल जो आपकी परचेज्ड गुडविल कहलाती है, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसमें आपको लगता है कि आप महान हो, आप भगवान हो, आप ही सब कुछ हो। जो अभी चल रहा है ना, आजकल के डायलॉग चलते हैं, कभी कभार लगता है अपन ही भगवान है, वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि वो आपको लगता है कि आपके हिसाब से आप बहुत महान हैं। मतलब नहीं है, मतलब मेरे लिए तो है लेकिन वैसे नहीं है, या जो भी है, कंफ्यूजन नहीं फैलाते भाई। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मतलब उसकी कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकें। तो अभी मेरा फोकस है वो गुडविल जो परचेज्ड गुडविल है। नाउ व्हाट इज परचेज्ड गुडविल? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक शॉर्ट कहानी फिर से बता देता हूं, क्योंकि बोर तो करना नहीं है। आपने किसी और का बिजनेस खरीदा, उसके एसेट्स की टोटलिटी में वैल्यू हो रही थी 20 लाख, लेकिन आपको ऊपर से 5 लाख देने पड़े, क्योंकि आपको जमा जमाया बिजनेस मिल रहा था और आपको पहले दिन से ही आपके ग्राहक मिल जाते, क्योंकि आपने रनिंग बिजनेस खरीदा है। वो जो एक्स्ट्रा 5 लाख आपने दिए, वो उस फर्म की वैल्यू नहीं थी, फर्म की कॉस्टिंग एसेट्स की आ रही थी 20 लाख। आप जो ऊपर से 5 लाख देके आ गए, वो आप गुडविल का पैसा देके आ गए, और वो 5 लाख गुडविल क्योंकि आप पे करके आए हो, आप परचेज करके आए हो, वो परचेज कंसिडरेशन के कारण आपको उस गुडविल का पैसा रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और रीजन अगर मैं लॉजिकल बता दूं, क्योंकि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो मुझे इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि फिर भी कुछ मक्कार बैठे होंगे अभी जो नहीं, हमें तो बाबा जी के 6th डे से ही चालू करना है। तो सुन लो भाई, उनके लिए भी, क्योंकि बाबा जी सबके लिए हैं, किसी के लिए भेदभाव नहीं। तो भाई होगा क्या यहाँ पे, क्योंकि परचेज गुडविल है, तो होगा ये कि सामने वाला आपको 25 लाख में इसलिए बेचेगा, वो आपसे बड़े प्यार मोहब्बत से बोलता कि सर जी हम आपसे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इसलिए मांग रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस खुद से चालू करते तो 2-3 साल आपको लग जाते हेड स्टार्ट लेने में, और तब आप प्रॉफिट कमाना चालू करते। बल्कि हमारा बिजनेस खरीद के आप इसी दिन से प्रॉफिट कमाना चालू कर सकते हो। तो अगर आप हमारा बिजनेस खरीदना चाहते हो तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, वो 2-3 साल का प्रॉफिट जिससे आपको हेड स्टार्ट मिलेगी। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, हम अपनी बिजनेस चला लेते हैं, तो वो भी बोलेगा चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा बिजनेस खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मुझे गुडविल देना पड़ेगा। तो मैं अपना बिजनेस जाके चलाना है, तुम चलाओ, नया बिजनेस खोलना है खोलो, 3 साल मरना है मरो, लेकिन मेरा अगर बिजनेस खरीदोगे भाई तो तुम्हें 3 साल का जो हेड स्टार्ट मैं दे रहा हूं उसके लिए तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा। और वो प्रॉफिट के बेसिस पे दोगे तुम, ऑब्वियसली एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, या जिस भी वेटेड एवरेज हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, जो भी प्रॉफिट के बेसिस पे दोगे, क्योंकि तुम प्रॉफिट के बेसिस पे दोगे
इसलिए हमारी गुडविल प्रॉफिट से कैलकुलेट की जाती है और वो परचेज ईयर से इसलिए निकाली जाती है क्योंकि अगर आप परचेज गुडविल नहीं करते, यानी आप परचेज गुडविल का पैसा नहीं देते परचेज ईयर के बेसिस पे, तो आपको वो 3-4 साल मेहनत करनी पड़ती। बस इतना इंट्रो काफी है। इसलिए आपके लिए वो परचेज ईयर्स आते हैं क्योंकि आपको उन ईयर्स का एडवांटेज मिलता है, आपको प्रॉफिट पहले दिन से कमाने को मिलता है। फिर कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है, इसलिए इसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। यस, बिकॉज आपने पे किया है इसलिए तो उसको बैलेंस शीट में शो भी किया जाएगा, बट ऑब्वियस है यार। एंड यस, इट इज अ सब्जेक्टिव असेसमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैंने बोल दिया और सामने वाले ने मान लिया और ये कहीं पे लिखित में रहता है। ये इट्स लाइक बायर एंड सेलर्स एग्रीमेंट। अगर बायर और सेलर एग्री हो जाते हैं जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे, वो सब्जेक्टिव है। बायर कुछ बोलेगा, सेलर कुछ बोलेगा, अब उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि प्लेज को अच्छे से फॉलो करो। तो ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है, इसमें आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। दो डीलर्स बैठ के डिसाइड करेंगे कि गुडविल का कितना पैसा दे सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट्स को लेकर आया जाता है। प्रॉफिट एक बहुत ही सही तरीका है गुडविल का असेसमेंट करने के लिए कि कितना पे किया जाए। फिर आते हैं यार अमोर्टाइज्ड एट द अर्लीस्ट, क्योंकि आपने इसका पैसा दिया है लेकिन रियल टाइम में आपको कोई एसेट नहीं मिला है, इसलिए आपको इसको अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ करना पड़ता है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से चलूं मैं, तो मैक्सिमम 5 साल तक आप इस गुडविल को शो कर सकते हो। उसके अंदर अंदर आपको इसको राइट ऑफ करके दिखाना बहुत जरूरी है। अगर उससे पहले भी दिखाना चाहते हो तो बहुत अच्छा, और इस केस में हम दिखाते भी हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ वाले केसेस में हम इसको, और ऑब्वियसली अगर हमारा डिसोल्यूशन है तो उस केस में भी हम गुडविल को राइट ऑफ करके दिखाते हैं, और तभी इवन डिसोल्यूशन में भी ये रियलाइजेशन अकाउंट में ली जाती है गुडविल जो दी रहती है। अब हो गई ये वाली बात। अब बात कर लेते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, मतलब आपकी इमेज की कोई मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं। बेसिकली देखा जाए तो नहीं है। मतलब अगर आप सोच के चल रहे हो कि आपने इंटरनली मतलब खुद को एकदम लोहे की तरह तापते हुए, आग में झोंकते हुए खुद को इतनी मेहनत से इतना ऊपर पहुंचा है, घंटा किसी को फर्क पड़ता है। ये दुनिया का सच है, मानो चाहे ना मानो। जब तक आप कोई एक ब्रांड नहीं बन जाते, जब तक आप एक लेवल पे नहीं आ जाते, तब तक आपकी लाइफ की वहां पर वो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है जो कि होनी चाहिए। यानी यस, अगर आपने कुछ काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, हर कोई प्रेज करेगा, बट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। फिर अर्न्ड बाय एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अल्टीमेटली एक बिजनेस बहुत अच्छे से रन होता है, बहुत क्लासी तरीके से रन होता है, और उसके कारण उसकी एफिशिएंसी दिखने लगती है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया भी है, प्रोडक्टिविटी दिखने लगती है, या फिर उसके कारण, उसके मैनेजमेंट के कारण, उसके तरीकों के कारण उसके प्रॉफिट्स काफी बढ़ने लगते हैं। तो वो गुडविल आपने जनरेट की है, उसकी अभी वैल्यू नहीं है। हां, कोई आकर आपको एक्वायर करना चाहेगा एज अ कंपनी, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फिर वो आपको उसके लिए पे करने के लिए तैयार होगा, और जब वो पे कर देगा तो वो परचेज गुडविल कहलाएगी। तब तक के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है कि हम तो अम्मा तीर खान है, वो 30 मार खान है, तीर खां का 30 मार खान है, आप होगे। इकोनॉमी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक वर्ल्ड को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस टॉपिक को चालू करने से पहले ही आपको बता दे रहा हूं, यहां पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। लेकिन जो ये सोच के बैठे हैं कि यार गुडविल चैप्टर्स में तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हम कैसे इस चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे, तो मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं तुम्हें कि यार ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, इन पूरे चैप्टर्स के अंदर अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो एक भी फॉर्मूला नहीं है। स्पेसिफिकली गुडविल चैप्टर में तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जब ये चैप्टर मैं एंड करूंगा तब बिल्कुल मुझे बताना कि क्या जरूरत लगी किसी फॉर्मूले को याद करने की या नहीं, क्योंकि लिटरली कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो चलो चालू करते हैं हमारी #booty2 से, जहां पे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, गुडविल वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस बूटी का पहला ज्ञान, आपको हमेशा गुडविल निकालने के लिए नॉर्मल सिचुएशंस चाहिए, नॉर्मल सिनेरियोस चाहिए, क्योंकि अचीवमेंट्स और डाउनफॉल्स सबकी लाइफ में आते हैं। तो अगर आप उसके बेसिस पे गुडविल निकालने लगे तो हमेशा बहुत वेग गुडविल मिलेगी। यानी जो भी गुडविल निकालो नॉर्मल वर्किंग में निकालो, नॉर्मल लाइफ में निकालो। इसलिए प्रॉफिट्स भी हमेशा गुडविल के लिए नॉर्मल प्रॉफिट्स लो, कभी भी एक्सट्रीम सिचुएशंस वाले प्रॉफिट नहीं ले सकते। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा।
कई लोगों को मैंने कहते सुना है सर ये 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स, ये लास्ट में जाके मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्टीमेटली कारण क्या होता है, क्योंकि आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं होता है कि 3 इयर्स परचेज का मतलब क्या है भाई। तो 3 इयर्स का परचेज समझना आपको जरूरी है। मैंने बता दिया 3 इयर्स परचेज मतलब अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस आप खुद से बनाते तो आपको 3 साल लग जाते वो बिजनेस चलाते चलाते और फिर प्रॉफिट होना चालू होते, क्योंकि आपने किसी दूसरे का बिजनेस एक्वायर किया, उसके लिए आपने उसको गुडविल पे की, तो आपको 3 साल की हेड स्टार्ट मिल गई। तो आपने वो 3 साल की हेड स्टार्ट के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकाला और उसके हिसाब से सामने वाले को गुडविल पे की, तो इसलिए वो प्रॉफिट एवरेज जो आता है उसमें इंटू 3 करके गुडविल निकाला जाता है। ये परचेज ईयर का मतलब होता है। तो कभी भी आप 3 और 4 और 4 और 3 के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन कुछ नीचे एडजस्टमेंट में सिचुएशंस दी हुई हैं। अब ये सिचुएशंस का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए है, लेकिन अगेन फिर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि हम हाइज और लोज नहीं लेते, हम लेते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस अपने नॉर्मल कोर्स में अर्न करता है। अगर आपको ये चीज मालूम है तो कोई कहीं से भी कुछ भी आपको उल्लू नहीं बना सकता, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए। आप हमेशा ना हाइज ना लोज, आप नॉर्मली अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कैसे? 31 मार्च 2015 को उन्होंने बोला कि 90,000 का प्रॉफिट हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसी साल पे हमने एक एसेट को बेचा और उस पे हमें मुनाफा हुआ 10,000 का। क्या आप हर साल एसेट बेचते हो? क्या आपके एसेट्स इतने सस्ते आते हैं? क्वेश्चन के हिसाब से छोड़ दो, लॉजिक के हिसाब से सोचो। इतने सस्ते एसेट्स आते हैं कि हर साल आप एसेट बेच सको? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो ये वाला जो हमें प्रॉफिट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं गेन हुआ था, वो एबनॉर्मल गेन था हमारा। इसलिए हमने प्रॉफिट को नॉर्मल बनाने के लिए ये जो गेन हमने अर्न किया था इसको हमने माइनस कर दिया। तब 90 में से जब 10 माइनस किया तो पता चला कि अगर ये एसेट नहीं भी बेचते और इससे बेचने में प्रॉफिट नहीं भी होता तो कम से कम नॉर्मली 80,000 तो कमा रहे थे ना। बिल्कुल सही बोला यार तुमने, यही चाहिए बस। अगर ये है ना तुम्हारे पास तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2016 के लिए उन्होंने बोला 1,60,000 का आपका प्रॉफिट हुआ था। अब एक सिचुएशन आ गई वहां पे जो कहते 30,000 रुपए की। ये दिख रही है आपको 30,000 रुपए। इसके बारे में उन्होंने पता है क्या बोला आपसे, एक भयंकर कोई हादसा हुआ आपके पर्टिकुलर बिजनेस में और उसके कारण आपकी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके कारण जो आपको उसका नुकसान हुआ वो हुआ 30,000 का। अब ये बताइए कि आप रोज दिवाली पे अपने कंपनी की या पार्टनरशिप फर्म की मशीनें जलाते हैं क्या? नहीं ना। तो ये जो लॉस है उसमें लिखा भी हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया गया। अब ये लॉस हर साल होने वाले लॉसेस में से तो है नहीं भाई, तो गलती है, ऐसा नहीं गलती है, बट बात यह है कि ऑकेजनली होने वाली चीज है। तो हमने सोच के देखा, चलो अगर ये नुकसान नहीं भी होता तो 1,60,000 प्रॉफिट कमाया था, माइनस कर दिया गया था। इससे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये जो लॉस है ये एडजस्ट होने के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट में लिखा है। इसलिए हम दोबारा जोड़ के देखें कि अरे भाई चलो यार, अगर ये लॉस नहीं हुआ होता ना तो 1,90,000 तो इस साल के पक्के थे, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट होता ही होता है। लेकिन क्योंकि लॉस माइनस कर दिया इसलिए 1,60,000 रह गया था, इसलिए उस लॉस को जोड़ा गया ताकि ये पता कर सके कि नुकसान नहीं बेयर करते, अगर नुकसान नहीं होता अगर, तो नॉर्मली तो 1,90,000 प्रॉफिट होना पक्का था, घनी बात थी। समझो इस चीज को। फिर आ जाते हैं उसके बाद तीसरे साल पे 31 मार्च 2017 में 1,80,000 का प्रॉफिट था, लेकिन हुआ क्या भाई, 10,000 रुपए हमें ये कोई माइनस करने पड़ रहे। अब हमें समझ में नहीं आई ये 10,000 रुपए काय के हैं। तो एक इंश्योरेंस प्रीमियम था जो ओवरसाइट के कारण या ओवरलुक के कारण, यानी गलती से हम उसको एडजस्ट करना भूल गए। ये बात पक्की है, ये बात सच्ची है कि इंश्योरेंस प्रीमियम तो आप हर साल पे करते हो, चाहे वो आप मंथली बेसिस पे करो चाहे वो ईयरली बेसिस पे करो, क्योंकि ये एक मैंडेटरी एक्सपेंस था। नॉर्मल प्रॉफिट उसके बाद ही निकलता है जब हम सारे बेसिक एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। वो इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा हम गलती से माइनस नहीं करे हैं, समझ रहे हैं ना आप? तो इसके कारण हमें वो खर्चा माइनस करना पड़ेगा। फाइनल वैल्यू हमारी माइनस करके आ जाएगी 1,70,000। हाँ, ये नॉर्मल प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे ऐसे माइनस करने तो जरूरी थे, गलती से नहीं किया, अब माइनस करके तो देख ले। चौथे साल के लिए उन्होंने एडजस्टमेंट ही नहीं दिया, खुद ही थक गए, बोला यार बाबा जी के वक्त है यार, क्या यार ऐसे हर चीज में एडजस्टमेंट थोड़ी ना देंगे यार, तो इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हो गया हमारे पास ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। कितने साल के प्रॉफिट है जल्दी बताओ? 4 साल के है ना भाई। आपको करना क्या है, यहां पे लिखा आपने 80,000, 1,90,000, 1,70,000 और प्लस कर दो भाई 2,20,000। 4 साल का प्रॉफिट है ना, डिवाइड बाय 4 करो, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। कितना आएगा ये? 6,60,000 बाय 4 आ जाएगा यार। यानी इसका अगर मैं नेट आंसर निकालूं तो एवरेज प्रॉफिट आया मेरा 1,65,000।
आप निकाल के देख लीजिए, 1,65,000 आना चाहिए भाई। अब जैसा कि मैंने आपको गुडविल का बताया, ये होगा क्या, गुडविल का वैल्यूएशन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बताया क्या, कितनी बार बोलूंगा पता नहीं मैं, लेकिन 1,65,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। और मैंने आपको बताया गुडविल हमेशा परचेज ईयर्स के हिसाब से आती है, और मैंने ये भी बता दिया कि क्यों आती है, क्योंकि आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसे परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है, जो कि अभी के क्वेश्चन में, अभी के सिनेरियो में 3 इयर्स परचेज बोला हुआ है, जो कि आपको लिखा दिख रहा है। और अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है। सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज का मीनिंग समझ जाते हो तो कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन तब होता है जब आपको मीनिंग के बारे में पता ही नहीं है। फाइनल आंसर आपका आ गया 4,95,000। जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 किया, ये आपका गुडविल है। क्या कोई बहुत टफ चीज थी? क्या कोई फॉर्मूले फंडे याद करना जरूरी थे? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन इजी था, आपके लॉजिक्स गलत जगह पे जा रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, अभी तो आगे बढ़ना है। चलिए आप लिखिए, मैं आता हूं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसको अधिकतर एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं मार्क्स कटवाओ क्वेश्चन। और ये मार्क्स कटवाओ क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स खा के जा सकती हैं, और आप उलझ के रह जाओगे कि यार मैं मार्क्स कहां खो रहा था। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अपन चालू करते हैं भाई इसको अपने सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि ये रहा आपके सामने। तो यार ईयर वाइज दिया हुआ है इसमें। सबसे पहले 31 मार्च 2015 के बारे में उन्होंने क्या बोला है, अपना प्रॉफिट जो है वो 70,000 का है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि वहां पर एक एबनॉर्मल गेन हो रहा है। एबनॉर्मल गेन जो कि रेगुलरली नहीं होता, इस साल हुआ था, यानी वो प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। प्रॉफिट से हटा दो क्योंकि हमें तो नॉर्मल फायदे चाहिए। एबनॉर्मल को माइनस किया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 60,000 रुपए। दूसरे सिनेरियो में वो कह रहे हैं कि आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, और उसके लिए उन्होंने बताया कि यार कुछ ऐसी 20,000 की चीज है, और उन्होंने पहले एडजस्टमेंट से ही जस्ट चेंज कर दिया और बोला एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था। यार क्या हुआ था हमें लेना देना नहीं, लेकिन वो एबनॉर्मल था। यूजुअली ऐसी चीजें हमारे बिजनेस में नहीं होती है, बट इस साल हो गई। मतलब अगर वो लॉस हुआ होगा तो वो प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा भाई, तभी प्रॉफिट बेचारा इतना बचा 1 लाख का। तो वो दोबारा जोड़ दो ताकि पता चल जाए कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है भाई। तो 1,20,000 है, तो 1,20,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एबनॉर्मल लॉस को उसमें जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि वो रेगुलरली लॉस होने वाला नहीं था, इस साल हो गया था, हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था, हमने जोड़ दिया उसको। अब आते हैं 2017 पे, जहां पे आपकी अधिकतर गलतियां निकल सकती हैं। जैसे उन्होंने बोला कि हमने रिपेयर का कोई काम करवाया था 1 मई 2016 को, और हमने उसे 50,000 का था, और हमने उसे पास कर दिया व्हीकल अकाउंट से, डेबिट करके दिखा दिया, और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 10% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड में। ना पहली चीज जहां पे आप गलती करोगे, 1 मई 2016 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का रेट 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है, और रिपेयर का खर्चा था 50,000 का। ठीक है, रिपेयर का वो आपने दिखा दिया कि आपने एक व्हीकल परचेज करके रखा है, गलत दिखाया। अगर व्हीकल परचेज करके रखा है 50,000 का, तो आपने उस पर डेप भी लगाया होगा। डेप कितना लगाया होगा? 10% का लगाया होगा, क्योंकि आप रिपेयर तो मान नहीं रहे ना, आप तो मान के बैठे हो कि आपने व्हीकल खरीद के रखा हुआ है। व्हीकल खरीदा था तो उस पर डेप भी लगाया, गलत है ना डेप। चलो डेप कैलकुलेट करते हैं। 1 मई 2016 से कैलकुलेट करना पड़ेगा, है कि नहीं, मार्च 31 2017 तक, क्योंकि अपन का प्रॉफिट तो है मार्च 31 2017 का। लेकिन ध्यान दो यहां पर जो डिफरेंट चीज दी हुई है, और वो है कि यहां पे पर एनम वर्ड दिया ही नहीं है 10% के साथ। मतलब मुझे जो वो व्हीकल मैंने 50,000 का गलती से मान लिया है ना, उस पर डेप जो लगा होगा वो साल भर का लगा होगा। 50,000 का जो डेप लगा वो लगा 10% का, यानी वो जो डेप था वो 5,000 रुपीज का डेप था। ये हमने गलती से क्या कर दिया, करंट ईयर के प्रॉफिट से, जो कि एक तरीके से नेगेटिव प्रॉफिट है, यानी लॉस है। ध्यान से देखना जो मैंने किया यहां पे, जो आपका 55,000 का लॉस था, ये डेप उससे ऑलरेडी माइनस हो चुका था, क्योंकि आप व्हीकल मान के चल रहे थे। डेप गलत माइनस किया क्योंकि व्हीकल तो है नहीं, तो डेप दोबारा से प्लस कर दो भाई। ठीक है यार सर, आपने बोला प्लस कर दिया। अब जब वो व्हीकल नहीं था तो वो खर्चा था रिपेयर के नाम का,
अब खर्चा था तो वो भी माइनस होगा भाई, तो यार उसको माइनस करेंगे हम कितना भाई 50,000 रुपीज का। ठीक है यार, मतलब ये जो 55,000 का लॉस दिया हुआ है इसमें नेट इफेक्ट ये वाला आएगा, यानी टोटल इसका इफेक्ट कितना आया 45,000, ऑल्दो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि 50,000 माइनस में है और सिर्फ डेफ 5,000 का प्लस में है। ये इफेक्ट 45,000 का आएगा, इसलिए यहां पे नेगेटिव 45,000 लिखा हुआ है, ये रीजन है। एक बार फिर से बता देता हूं, 50,000 का रिपेयर था, आपने उसको मान लिया कि आपने व्हीकल परचेज किया है, तो मतलब वो जो आपने रिपेयर का खर्चा था वो कभी 55,000 से माइनस किया ही नहीं, क्योंकि आपके लिए तो वो व्हीकल था। फिर क्या हुआ आगे उसके, आपने उस व्हीकल पे 10% के हिसाब से डेप लगाया, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं दिया तो पूरे साल का डेप लगा होगा, भले ही आपने 1 मई 2016 को खरीदा है। जब तक पर एनम वर्ड नहीं दिया हो तब तक हम मंथ बेसिस पे काउंटिंग नहीं करते हैं, हम ईयरली पैटर्न पे निकाल लेते हैं। हमने निकाला, हमारा जो डेप निकल के आया वो डेप निकल के आया 50,000 का 10% 5,000। ये हमने इससे माइनस कर दिया होगा, क्योंकि हम तो एसेट मान के बैठे थे उसको, तो उसका डेप तो जरूर माइनस किया होगा। वो जो डेप माइनस किया था वो गलत है, क्योंकि कोई एसेट था ही नहीं, व्हीकल था ही नहीं, वो तो रिपेयर था। तो वो जो डेप माइनस किया था उसको दोबारा से प्लस किया, और फिर क्या किया, वो जो रिपेयर करवाया था वो एक्चुअल खर्चा था, वो पीएनएल से माइनस होना चाहिए था, क्योंकि वो खर्चा किया था उसको माइनस किया। नेट एडजस्टमेंट जो आया वो नेगेटिव 45,000 का आया, और उसको हमने यहां पे उठा के लिख दिया। नेगेटिव 55,000 नेगेटिव 45,000 आ गया 1 लाख रुपीस का नेगेटिव प्रॉफिट, जिसको आप लॉस भी बोलते हो। अब एक और चीज, अगर हमने इस साल उसको व्हीकल माना तो बट ऑब्वियसली हमने उसे अगले साल भी व्हीकल माना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे कहीं पे भी नहीं दिया कि वो उसी साल के लिए था। हम तो अब फिगर आउट कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी गलतियां हुई थी या जो भी एरर्स थे। अब हम 2018 के लिए क्या करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहां पे भी आप नेक्स्ट गलती कर सकते थे, क्योंकि आप एज्यूम करते कि मे बी वो गलती बस पिछले साल के लिए थी। नहीं, वो जब आज गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं तब गलतियां पकड़ में आ रही हैं, और आज की तारीख है 31 मार्च 2018, मतलब वो गलतियां आज तक की है और हमें आज तक के एडजस्टमेंट्स करने हैं। 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक बात, घनी बात। उन्होंने बोला कि एक जो बैड डेट रिटर्न ऑफ थे हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस ही नहीं किया। अब मैं करवा रहा हूं, आप देखते जाना। मतलब आप इसमें बोलोगे क्या कि सर जी बैड डेट के नाम पे 5,000 माइनस होना चाहिए। मैं बोलूंगा यार बिल्कुल सही कह रहे हो, बैड डेट के नाम का पीएनएल से क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हो तो माइनस जरूर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक और चीज बोलूं, पिछले साल मैं व्हीकल मान रहा था, इस साल भी फिर उसको मैं व्हीकल ही मान रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो गलती अभी पता चली ना जब मैंने गुडविल वैल्यूएशन करना चालू किया। तो फिर इस साल भी मैंने डेप लगा ही दिया होगा, क्योंकि यार 31 मार्च 2018 तक तो 1 पहुंच ही चुके हैं। तो यार इस साल भी मैंने जब डेप लगाया होगा तो वो गलत डेप कहलाया। तो वो जो गलत डेप कहलाया वो दोबारा जो डेप मतलब माइनस ही हुआ होगा ना यार, अगर डेप कहलाया होगा तो मैं क्या कर दूं, दोबारा से प्लस कर देता हूं। मैंने डेप को प्लस कर दिया, 5,000 का जो डेप लगाया था कैंसिल हो गया, नलिफाई, इसलिए यहां पे उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। बैड डेट माइनस करना था 5,000 और जो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था उसको प्लस करना था 5,000, कैंसिल आउट हो गया 0, इसलिए यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। यहां पे भी आप गलती कर सकते थे, मैंने आपको बता दिया, बाबा जी ने जब बूटी दे दी है तो अब गारंटी है कि आप इसमें गलती करके नहीं आओगे। अब क्या करना है, वही इन चारों को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, कितने साल है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने साल उतना डिवाइड बाय, यानी डिवाइड बाय 4 करोगे और गुडविल के परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते भाई। जब आप ये सारा कैलकुलेशन कर दोगे, डिवाइड बाय 4 कर दोगे, यानी आपका आंसर आ जाएगा 57,500। आपके क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि 2 इयर्स परचेज है। आप मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स परचेज जैसे ही करोगे आपके पास जो आंसर होगा गुडविल का वो होगा 1,15,000। आपका आंसर आ गया, आप चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि अब आपको एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूले से नहीं लॉजिक से आता है। अब तो बस एक चीज बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? एंजॉयमेंट पढ़ाई के साथ बहुत जरूरी है। पढ़ाई के अंदर उस चीज को प्यार करना बहुत जरूरी है जब हम मिलकर काम कर रहे हो, और अगर वही चीज नहीं है तो फिर क्या फायदा 20 डेज प्लेज का, क्या फायदा तुम्हारे पढ़ने का। तो यार आज हमने किया एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो क्वेश्चन करे हैं ना, ये आपकी जान बचा सकते हैं जब वो छोटे क्वेश्चंस आते हैं और आपको लगता है यार कि मैं कहीं छोड़ के ना आ जाऊं, क्योंकि मेरे तो यार कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है और इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैंने आपको जो चीजें बता दी आप उसके बेसिस पे गारंटेड डंके की चोट पे कह रहा हूं कि करके देखो क्वेश्चंस, और ना बने तो बोलना। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं जानी चाहिए, तुम लोग क्योंकि बैठ के कर रहे हो मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी टाइम अपनी बाकी चीजों में भी देना जरूरी है। जैसा प्रॉमिस किया था उसी तरीके से चल रहे हैं, बस साथ में पढ़ाई करते रहना। तो मिलते हैं कल फिर सुबह 8 बजे, पूरे दिन का प्लेज फॉलो करना मत भूलना। तो मिलते हैं कल 8 बजे सुबह, फिर आने वाला है अभी शाम को बाकी वीडियोस।
तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से